एपिसोड शुरू करने से पहले मैं चिन्मय और अभय साइकिल को थैंक्स कहना चाहूँगा। थैंक यू फॉर योर डोनेशंस। और मेरे स्पॉन्सर बीस्ट को शाउट आउट देना चाहूँगा, जो खुद तो मेरे यूट्यूब चैनल के पेट्रन पास होल्डर हैं ही, लेकिन साथ ही उन्होंने लास्ट एपिसोड में एक पेट्रन पास अपने फ्रेंड को भी गिफ्ट किया। थैंक यू सो मच गाइस। लास्ट एपिसोड में स्मिथ पटेल, जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर है यूट्यूब पर, उन्होंने बहुत ही प्यारा सा कमेंट किया था कि थैंक्स बड़े भैया, इवन इफ योर पर्सनल लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल्स, यू आर स्टिल रेलिवेंट. I just wanted to say that not all people can support through money, because most of your subscribers are students and so they can't afford for paying for entertainment on for things like YouTube. हालांकि मैंने YouTube पर ही उन्हें रिस्पॉन्ड कर दिया था, बट मुझे लगा कि शायद ये ख्याल जो है और बहुतों के दिमाग में आता होगा। मैं लिखता हूँ सिर्फ आप सबके प्यार की वजह से एंड मेरे पैशन की वजह से, जो राइटिंग के लिए मेरा पैशन है। बाकी रही बात डोनेशंस की, अगर आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज़ कम ऑन बोर्ड। आप लोग आइए, बिकम अ पार्ट ऑफ भय ओरिजिनल्स, स्टार्ट शेयरिंग योर स्टोरीज विथ मी, स्टार्ट राइटिंग फॉर भय ओरिजिनल्स। एक अकेला आदमी ना एक डिस्टेंस तक ही जा सकता है, लेकिन अगर सब साथ में हो ना तो देन स्काई इज द लिमिट, वी कैन बी एनीवेयर वी वांट टू बी। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू जॉइन मी। आप में से जो भी लोग राइटिंग के लिए पैशनेट है, जो हॉरर के लिए पैशनेट है, जो लिखना चाहते हैं, है ना, यू कैन हेल्प मी विद मार्केटिंग, यू कैन हेल्प मी विद प्रमोशंस, you can help me with voice overs, sound design, graphics, like Aditya is helping me right now. बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अकेले नहीं कर सकता हूँ यार, मैं नहीं कर पाऊंगा। आई नो दैट, आई नीड योर हेल्प। टुडे आई माइट नॉट हैव एनीथिंग टू गिव यू, बट चैनल मोनेटाइज होगा, बहुत जल्द होगा, एंड आई नो दैट वंस इट मोनेटाइजेस आई विल स्टार्ट पेइंग यू आउट एज एंड व्हेन वी मेक दैट काइंड ऑफ मनी। सो इट्स जस्ट अ कॉल टू एक्शन टू एवरीबडी हु वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग दैट आई envision as a future of horror storytelling, in the sense, बड़ी बात कर रहा हूँ, but please come join Bhai Originals, become a part of Bhai Originals. Let's grow it together. Let's write the next chapter in horror storytelling. That is all I can say. Follow me on Instagram. Reach out to me on bhaikibaat@gmail.com. That is bhaikibaat@gmail.com. आप मुझे email करें, Instagram पे reach out करें. Let's have a conversation. Let's get things rolling. And if you can support me financially, please do. UPI ID डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ आप सबके लिए। थैंक यू। लेट्स बिगिन टुडेज एपिसोड। संजय ने और वक्त ना गवाते हुए जयनगर एक्सप्रेस की 2 टिकटें ऑनलाइन बुक करा दी। अगले दिन सुबह 11:30 बजे की ट्रेन थी। उस दिन उन दोनों ने कुछ कपड़े और अपना तमाम इक्विपमेंट्स सावधानी से पैक किए कि कहीं कुछ छूट न जाए। कैमरा, माइक, ड्रोन, मेमोरी कार्ड्स, पावर बैंक, लैपटॉप, ट्राइपॉड और पोर्टेबल LED स्टूडियो लाइट्स, सारा सामान चेक करके पैक कर लिया गया था। संजय को उम्मीद थी कि 1 साल से जिस पल का उन्हें इंतजार था, वो एक कहानी जो उन्हें रातों रात यूट्यूब पर वायरल कर देती, वो बनारस में ही मिलेगी। वैसे भी सैकड़ों हजारों सालों का इतिहास है उस शहर का, और उस बनारस की पावन धरती में ऐसे कई राज दफन थे जो आज भी दुनिया के सामने आने बाकी थे। बहरहाल शाम हो चुकी थी और खाना वगैरह बनाकर वो दोनों उस रात जल्दी सो गए। सुबह उन्हें जल्दी निकलना था। भले ही ट्रेन 11:30 बजे सुबह की थी, लेकिन अगर कल भी आज जैसी ही बारिश रही तो फिर वो दोनों मुंबई नगरी के लंबे ट्रैफिक जाम में फंस कर रह जाते। अगले दिन सुबह दोनों तैयार होकर रेलवे स्टेशन के लिए निकल गए। जब शौर्य और संजय अपने गांव से मुंबई के लिए निकले थे, तब कभी सोचा ही नहीं था कि शहरों में जिंदगी के कई रंग होते हैं। जहां एक तरफ तेज दौड़ती गाड़ियों से बाहर झांकने पर ऊंची ऊंची इमारतें दिखती हैं, वहीं 6x6 के कमरों में रहने वाले धारावी के लोग हर रोज अपनी जिंदगी की कठिनाइयों से लड़ते जूझते जीवन में अपना अपना मुकाम हासिल करने के लिए रोज कड़ी धूप में तपते हैं। कहते हैं मुंबई दोनों हाथ खोले तुम्हें अपने पास बुलाती है, और जब लुटाना शुरू करती है तो तुम्हें सड़क से उठाकर सीधा महलों तक पहुंचा देती है। और उसी मुंबई की चमक देखकर ना जाने शौर्य और संजय जैसे कितने लोग अपना गांव पीछे छोड़ अपनी किस्मत आजमाने इस शहर के बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर हर रोज उतरते हैं। खैर, दूसरे दिनों के मुकाबले आज सड़क पर ट्रैफिक कम था, तो वो दोनों समय रहते स्टेशन पहुंच गए। गाड़ी को प्लेटफॉर्म पर लगने में थोड़ा टाइम था, तो उन दोनों ने छुटपुट खाने की कुछ चीजें, मैगजीन्स और सफर में काम आने लायक कुछ और छोटी मोटी चीजें खरीदी।
गाड़ी के प्लेटफॉर्म पर लगते ही उन दोनों की नजर ट्रेन के जनरल डिब्बे की तरफ गई। लोग दौड़ते हुए किसी तरह उसमें घुसकर सीट्स पर कब्जा करने लगे थे। हाथों में एक छोटा सा बच्चा लिए एक औरत अपने पति के साथ ट्रेन में घुसने की कोशिश कर रही थी, और इतनी अफरा तफरी में वो बच्चा स्टेशन की भीड़ और गर्मी में बस रोए जा रहा था। 26 घंटे के उस लंबे सफर में जहां ट्रेन के उस छोटे से डिब्बे में सैकड़ों लोग सफर कर रहे हो और हाथ पैर हिलाने की भी जगह ना बचे, वहां उस बच्चे का क्या हाल होगा। वो दोनों खुशनसीब थे कि आज उनके पास इतने पैसे तो थे कि स्लीपर क्लास की 2 टिकटें ले पाए, वरना एक वक्त ऐसा था जब 30-30 घंटों का सफर अपनी जान हथेली पर रखकर ट्रेन के दरवाजे पर बैठकर तो कभी लटक कर सफर किया करता था। दुनिया में गरीब होने से बुरा शायद कुछ और नहीं, इसीलिए उन दोनों को अपनी जिंदगी का रुख मोड़कर कुछ बड़ा करना था। संजय चल, ट्रेन बस चलने वाली है। संजय ने सामान उठाया और शौर्य के पीछे पीछे ट्रेन में चढ़ गए। उनके सामने वाले बर्थ पर एक बुढ़ा आदमी बैठा था और साथ में कुछ और नौजवान थे जो आपस में बातें करते हुए ताश खेलने लगे। थोड़ी देर में ट्रेन भी सीटी बजाते चल पड़ी। तुम दोनों बनारस जा रहे हो? जी, आप भी? हाँ। आप अकेले सफर कर रहे हैं चाचा? घर वाली आज से 2 साल पहले गुजर गई। जिन बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया उन्होंने ही घर से निकाल लिया। पुरातत्व विभाग में अफसर था मैं बेटे, पर अब नालियाँ और गटर साफ करके इस उम्र में किसी तरह अपना पेट पाल रहा हूँ। पिछले महीने डॉक्टर ने बताया कि मेरे पेट में कैंसर है। वक्त बहुत कम है मेरे पास, तो बनारस जा। वहाँ कोई है आपका? नहीं, मैं वहाँ मरने जा रहा हूँ। मरने? शौर्य और संजय एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। मुक्ति भवन का नाम सुना है बेटे? बस वहीं जा रहा हूँ। मुक्ति भवन? शौर्य ने संजय को बैग में से कैमरा और माइक निकालने का इशारा किया। चाचा, हम ना डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, मतलब वृत्तचित्र। अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम आपकी बातें रिकॉर्ड कर सकते हैं? अच्छा, तुम दोनों डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाते हो? मैं भी बहुत देखता था कभी। हाँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। चाचा की हाँ मिलते ही उन दोनों ने चाचा की शर्ट पर एक माइक फिट किया और संजय हाथों में कैमरा पकड़कर शौर्य और चाचा की बातें रिकॉर्ड करने लगा। हम इस वक्त जयनगर एक्सप्रेस से निकल पड़े हैं मुंबई से बनारस की ओर, और उसी ट्रेन में हमें मिले एक बुजुर्ग जो बनारस जा रहे हैं अपनी मृत्यु की खोज में। जी हाँ, सही सुना, अपनी मृत्यु की खोज में। उन्होंने हमें बनारस में मौजूद मुक्ति भवन के बारे में बताया, जहाँ जाकर लोग अपने मृत्यु का इंतजार करते हैं। कहते हैं कि काशी में जिसकी मृत्यु होती है वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। बस इसीलिए सैकड़ों लोग हर साल मुक्ति भवन कहे जाने वाले इस अनोखे और एक लौते आश्रम में भगवान का नाम जपते और उनके भजनों और मंत्रों के बीच अपना शरीर त्यागने तक वहीं रहते हैं, जब तक उनकी आत्मा उस परमात्मा में विलीन ना हो जाए। चाचा ने मुक्ति भवन के बारे में कई रोचक बातें बताई, लेकिन उन्हें देखकर लगता था कि जैसे उन्हें न कि सिर्फ बनारस बल्कि और भी कई जगहों के बारे में बहुत कुछ पता था। उत्सुक शौर्य ने अपने पर और चाचा पर लगे माइक्स को म्यूट किया और संजय को कट करने को कहा, और फिर चाचा को अपने और संजय का इतिहास बताया, कैसे वो एक छोटे से गांव से आए थे और एक यूट्यूब चैनल चला रहे थे। उसे उम्मीद थी कि चाचा उन्हें कुछ ऐसा बता सकते थे जो आज तक किसी यूट्यूब चैनल पर ना दिखाया गया। उस बूढ़े आदमी ने जब उन दोनों की आंखों में देखा तो उनमें कुछ कर गुजरने की भूख के साथ उन्हें सच्चाई भी नजर आई। उन्हें देखकर लगता था कि शायद वो कुछ कहना चाह रहे थे। शौर्य ने एक बार फिर से माइक्स को अनम्यूट किया और संजय को शॉट लेने को कहा। बनारस इस दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है, ये बात तो तुम सब जानते ही हो। लेकिन जो कोई नहीं जानता वो ये है कि इस शहर के गर्भ में कुछ ऐसे राज दफन हैं जिन्हें इतिहास के पन्नों में छुपाकर लोगों की नजरों से दूर कर दिया गया। शौर्य और संजय ही नहीं बल्कि आसपास बैठे बाकी 3 लड़के भी ताश खेलना छोड़कर
अब उस बुढ़े की बातों को ध्यान से सुनने लगे। 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पूरी दुनिया में एक भयानक बीमारी फैली थी, जिसने लगभग पूरी दुनिया को अपना शिकार बना लिया था। कहने वाले कहते हैं कि वो बीमारी कभी हिंदुस्तान में आई ही नहीं, पर सच्चाई तो ये है कि उस प्रलय रूपी बीमारी ने काशी के घाटों पर दस्तक दी थी। हमारे देश से सदियों से मसाला, कपड़े, सोना, चांदी, अनाज और भी बहुत कुछ दुनिया भर में यहाँ के व्यापारियों द्वारा बेचा जाता था। कहते हैं कि एक दिन कई जहाज समंदर का रास्ता छोड़ हमारी नदियों से होते हुए बनारस के घाटों तक पहुंचे। जानते हो उन जहाजों पर क्या था? क्या? हमारे देश के व्यापारी जो सामान दुनिया भर में बेचने निकले थे, इस बात से अनजान कि दुनिया के बाकी कोनों में एक भयानक महामारी फैली हुई है। वो उस बीमारी को अपने साथ उन जहाज़ों में वापस ले आए थे। फर्क सिर्फ इतना था कि वो जहाज़ खुद ब खुद तैरते हुए घाटों तक पहुंचे थे। कैसे, ये कोई नहीं जानता, पर उन जहाज़ों में जो थे वो न जिंदा थे और न मुर्दा। आप ज़ॉम्बीज़ की बात कर रहे हो? उस बीमारी ने उन जीवित लोगों में कुछ तो बदल दिया था। शरीर का मांस सड़ चुका था, आंखों की पुतलियां सफेद पड़ चुकी थी और जगह जगह से उनकी त्वचा फटकर शरीर से लटक रही थी। सैकड़ों की तादाद में उन जहाजों पर मौजूद खून और मांस के प्यासे वो लोग अगर उस दिन बनारस के घाटों पर उतर जाते तो पूरी की पूरी काशी उन वेतालों की बलि चढ़ जाती। तब बनारस के संतों ने एक फैसला किया। सैकड़ों की तादाद में हाथों में भाले, तलवार और दूसरे अस्त्र शस्त्र लेकर सैकड़ों अघोरी और नागा साधुओं ने उन वेतालों पर धावा बोल दिया। उनमें से कुछ ने जहाजों का रुख मोड़ दिया। मां गंगा के बीचों बीच ले जाकर उन्होंने उन्हें तब तक रोक कर रखा जब तक कि बाकी लोगों ने आबादी से दूर खाली पड़े घाटों को खोद कर उनके नीचे सुरंगों का जाल बिछाने में सफल नहीं हो गए। कई हफ्तों तक संतों और वेतालों के बीच वो भीषण युद्ध चलता रहा और जब तक वो युद्ध रुका, सैकड़ों संत भी उस बीमारी का ग्रास बन चुके थे। इसीलिए उन जहाजों पर मौजूद बचे हुए संतों ने धर्म की रक्षा के लिए उन जहाजों पर मौजूद हर एक व्यक्ति की लाश को हाथों में उठाए उन्हीं सुरंगों में ले जाकर समाधि ले ली और उन सुरंगों को ऊपर से हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। पर ऐसा माना जाता है कि उनमें से कोई भी मरा नहीं, बल्कि आज भी उन सुरंगों में जीवित घूम रहे हैं और अपने आजाद होने की प्रतीक्षा में हैं। आपने वो सुरंग देखी है? नहीं, और उसके अंदर जाने का द्वार मुझे पता है, पर बताऊंगा नहीं। शौर्य ने संजय को कट करने को कहा। उसके बाद उस बूढ़े चाचा ने पूरे सफर में एक शब्द नहीं बोला। शौर्य और संजय को भी लगा कि शायद चाचा उन्हें डराने की कोशिश कर रहे थे और वहां पर ऐसा कुछ था ही नहीं। अगर होता तो इतनी बड़ी बात क्या सदियों से छुपी रहने वाली थी? ऊपर से आज इंटरनेट के दौर में तो बिल्कुल भी नहीं। वेताल, वो भी बनारस में। अच्छी बात।